हेलो, मैं डॉक्टर चेतना टिक्कीवाल, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथर द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। हम पढ़ रहे थे क्रॉचे ने बताया था कि कला जो है वो कलाकार के मन की अभिव्यक्ति है और उन्होंने अभिव्यंजना के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बताया कि अभिव्यंजना ही मानसी व्यापार है और सहजानुभूति जो है वो सहज ज्ञान जो है उसके आधार पर कलाकार अपनी कला को अभिव्यक्त करता है। आज हम पढ़ेंगे कि जिसमें उन्होंने बताया कला के कुछ निषेध हैं, यानी कि कला क्या नहीं है, इसकी व्याख्या उन्होंने की है। क्रॉचे ने बताया कि कला भौतिक तथ्य नहीं है, क्योंकि कला भौतिक तथ्य हो ही नहीं सकती। भौतिक तथ्य अवास्तविक होते हैं। कला का संबंध किसी निश्चित रंग, शारीरिक रूप, ध्वनि आदि से उसी तरह नहीं है जैसे धूप या विद्युत का। वो कहते हैं कि जब हम विज्ञान की विधि को अपनाते हैं तो सहृदय पाठक नहीं रह जाते। उदाहरण के लिए, जब हम कविता में उसकी मात्रा व शब्दों की गणना करने लगे तो हम उसका रस या आनंद खो देंगे। उसी प्रकार हम कोई कलाकृति देखते हैं या मूर्ति से आनंद ग्रहण करते हैं, तब अगर हम उसका नाप तोल करने लग जाएं, उसका अनुपात देखने लग जाएं, तो हम कलात्मक बोध की हत्या कर देते हैं। तो क्रॉचे का कहना है कि सहज ज्ञान जो है वो अंतः प्रक्रिया मानसिक होती है। सहज ज्ञान की प्रक्रिया मानसिक होती है, वह भौतिक नहीं होती। क्रॉचे ने कला को व्यक्ति के मानस के भीतर तक ही सीमित कर दिया है। कहते हैं कि सहज ज्ञान स्वयं की अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार कला कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। सहज ज्ञान जो है वो नितांत कलात्मक है, जिसमें अनुभूति का सूत्र विविध बिंबों से परस्पर ग्रंथित होकर एकता स्थापित करता है और सजीवता प्रदान करता है। यानी कि हम जो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जो हमारे मानस पटल पर बिंब बन रहे हैं, कलाकार उनको एकता स्थापित करके कला के माध्यम से सजीव बनाता है। वो कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, यानी हम जो देख रहे हैं उसमें अर्धबिंब और बिंब बनते हैं और उसमें बुद्धि सहयोग करती है, जिससे कि वो धारणा बन जाते हैं। इस प्रकार क्रॉचे कहते हैं कला जो है वो भौतिक तथ्य नहीं है। इसके बाद में वो बताते हैं कला कोई उपयोगितावादी कार्य भी नहीं है। उनके अनुसार क्रॉचे ने कला को साध्य माना है और उन्होंने बताया कि कलाकार जो है वो केवल कलाकार ही नहीं है, अपितु वो एक मनुष्य भी होता है और वो इस मनुष्य की जो संतुष्टि है वो मानसिक क्रिया से उसके मानस पटल पर उत्पन्न बिंबों के आधार पर होते हैं। उनके मतानुसार धारणा पूर्ण निर्णायक होती है और इतिहास व दर्शन दोनों का जन्म धारणा से होता है। प्राकृतिक विज्ञान और गणित का प्रादुर्भाव भी धारणा से ही होता है। वो कहते हैं कि हमारा ज्ञान जो है वो सैद्धांतिक रहता है। यदि हम किसी कला में कोई उद्देश्य खोजें तो वो कला नहीं रह जाएगी, क्योंकि उपयोगिता मूलक क्रिया का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है और यह इच्छा से संबंधित होता है। किसी तरह का सुख पाना या दुख दूर करना उपयोगिता मूलक क्रिया का प्रथम उद्देश्य है। कला को भी आनंद मूलक पक्षों के आधार पर उपयोगी बताना भ्रामक है। कला आनंद अवश्य देती है, लेकिन वह आनंद एक विशेष प्रकार का आनंद होता है जो उपयोगिता मूलक क्रियाओं से भिन्न होता है। कला का आनंद अन्य आनंदों से अलग है। इस प्रकार कला को सहजानुभूति कहकर आनंदप्रद बनाया है। कला कला के लिए है, किंतु इसका आशय ये केवल नहीं कि कलाकार अपनी कला को पूर्ण दक्ष होकर लगा रहे, उस पर कोई अंकुश ना हो। अपनी आत्मा की साक्षी में ही वह
कला निर्माण करे और अपने भीतर के प्रकाश से वह प्रेरित हो। इसके बाद उन्होंने बताया कि कला नैतिक क्रिया नहीं है। नैतिकता का संबंध शिवत्व और नीति शास्त्र से है, इसलिए यह एक व्यवहारिक क्रिया है। कला जो है वो एक सहज ज्ञान की क्रिया है। नैतिकता का संबंध इच्छा से है, कला का संबंध सहजानुभूति से है और दोनों में अंतर है। कला आचार जगत से बाह्य वस्तु है, वह ना तो अच्छी है ना वह बुरी है, वो तो मात्र एक कला है। इसी प्रकार उन्होंने आगे बताया कि कला जो है वो धारणात्मक ज्ञान नहीं है। कला सहजानुभूति है, निश्चय ही वह तार्किक ज्ञान से भिन्न है। धारणात्मक ज्ञान सदा तथ्य परक होता है, इसी कारण धारणात्मक ज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र से होता है, कला से नहीं। सत्य असत्य में भेद करना कला का कार्य नहीं है। सहजानुभूति केवल शुद्ध मानसिक बिंबों की अभिव्यक्ति है। इंद्रियाभूति मूलक या सहजानुभूति मूलक चेतना तार्किक या बौद्धिक चेतना से भिन्न है। यदि पहली स्वप्न देखती है तो दूसरी जागृति, इसलिए पहली कलाकार है तो दूसरी दार्शनिक। जब स्वप्न टूटता है तो दर्शन प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार सहजानुभूति वस्तु की संपूर्णता, अनुपात व सामंजस्य को अभिव्यक्त करती है। सहजानुभूति केवल अनुभूतियों का निरूपण करती है और कलाकार के रूप के प्रति सजग या असजग नहीं है। वह रूप का वास्तविक बोध ही उसे कलाकार बनाता है। क्रोचे ने सहज ज्ञान को ही कला माना है और सहज ज्ञान को ही उन्होंने अभिव्यक्ति माना है। सहज ज्ञान को ही सौंदर्य माना है और सहज ज्ञान को ही संगति माना है। इस प्रकार क्रोचे के अनुसार कला जो है वो सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति है वो हमारे मानस पटल से संबंधित है और वो अभिव्यंजनावादी है, और कला का जो सौंदर्य है वो सहज ज्ञान से संबंधित है। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे उनके सौंदर्य संबंधी विचारों की। सौंदर्य पे विचार प्लेटो ने भी दिए, अरिस्टो ने भी दिए और इसके साथ साथ कांट ने भी दिए। अब हम पढ़ेंगे सौंदर्य पे क्रोचे के विचार। क्रोचे कहते हैं कि सहजानुभूति यह सहज ज्ञान की सफल अभिव्यक्ति ही सुंदरता है, वो ही सौंदर्य है। अभिव्यंजना आंतरिक वस्तु है और वही सौंदर्य है, और सौंदर्य जो है वो सफल अभिव्यंजना है। क्रोचे सौंदर्य का संबंध वीक्षावृत्ति से जोड़ते हैं। वीक्षावृत्ति जो हमारे अंदर के प्रकाश से संबंधित है। सौंदर्य तो अर्थ की भांति पूर्णतः मानसिक या आध्यात्मिक क्रिया है। सौंदर्य का वास आत्मा में होता है। आत्मा जिसे सहज रूप से स्वीकार करे वही सौंदर्य है। क्रोचे सौंदर्य को कला या अभिव्यंजना के स्वरूप में ही देखते हैं। उनका मानना था कला कला के लिए है। जब तक कलाकार अपनी कल्पना के द्वारा प्रकृति को नहीं संवारता तब तक उस प्रकृति को सुंदर नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही अरस्तु ने भी कहा है कि कलाकार जो है वो प्रकृति को पुनः प्रस्तुत करता है, अपने आंतरिक मन को उसमें जोड़कर, उसमें नए भावों को देकर, नए रंगों को देकर। उसी प्रकार क्रोचे भी कहते हैं कि कलाकार अपनी कल्पना के द्वारा प्रकृति के रूप को नहीं संवारता तो उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता। प्रकृति स्वतः सुंदर नहीं होती, उसे कलाकार अपने आंतरिक भावों से, अपनी अनुभूतियों के माध्यम से, कला के माध्यम से सुंदर बनाता है। किसी कवि के काव्य को सुंदर कहने का तात्पर्य यह नहीं कि हमें उसकी लिखित भाषा में कोई सौंदर्य दिखाई देता है। उदाहरणार्थ शेक्सपियर के नाटक या वाल्मीकि का काव्य पढ़ते समय हम उसकी भाषा से प्रभावित नहीं होते। उसकी भाषा को सुनकर या पढ़कर हमारे मन में कुछ जागृति होती है और उसी अर्थ को अनुसरण करते हुए भिक्षावृत्ति जागृत होकर वो व्यापार वृत्ति हो जाती है। इस व्यापार वृत्ति कल्पना में भाषित वस्तु को ही हम सुंदर कहते हैं।
इस प्रकार सौंदर्य आंतरिक है। सौंदर्य आंतरिक होने के कारण ही बहिरंग नियम या अनुशासन की सीमा में उसे हम नहीं बांध सकते। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि फोटोग्राफर द्वारा खींचा गया चित्र और कलाकार द्वारा बनाया गया चित्र दोनों ही भिन्न होता है। यांत्रिक छाया में वैश्विक सौंदर्य नहीं होता। इसी कारण सौंदर्य को मात्र समग्रता का सापेक्ष माना गया है। इस प्रकार क्रॉचे के अनुसार सौंदर्यानुभूति हमारे अंदर होती है। इसका ज्ञान हमारे मन पर बने हुए चित्र के आधार पर होता है। यह मानस चित्र या बिंब जितना अधिक स्पष्ट होगा उतनी ही वस्तु सुंदर होगी। अर्थात हम जो देख रहे हैं, हमको जिसकी अनुभूति हो रही है, जिसे हम सहजानुभूति कहेंगे, वो हमारे मानस पटल पर जो बिंब बनेगा, तो बिंब जितने स्पष्ट होंगे उतनी ही हमारी कलाकृति खूबसूरत दिखाई देगी। इस प्रकार चित्रकला के क्षेत्र में नए प्रयोग हुए, कलावाद के नए उद्भव हुए, जिसमें घनवादी चित्रकार ने पिकासो ने भी अभिव्यंजनावाद से वो प्रभावित हुआ और उन्होंने कला के लिए को अर्ध सत्य माना और सत्य से पूर्णतः पृथक नहीं किया। अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों का उत्कर्ष भी विश्वविख्यात चित्र गवेर्निका में भी हमें देखने को मिलता है, जो कि कला का सर्वोत्कृष्ट बिंदु है। इस प्रकार अभिव्यंजनावाद से प्रभावित होकर कई आंदोलन हुए, जिसमें दादावाद, अति यथार्थवाद और वस्तु निरपेक्ष आंदोलनों का इसमें विशेष प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार क्रॉचे ने अपने सौंदर्य संबंधी विचार रखे, जिसमें उन्होंने मानस पटल को ही महत्वपूर्ण माना और बताया कि कला जो है वो मन की अभिव्यक्ति है और कलाकार के मन की अभिव्यक्ति जो है, और इसमें कल्पना को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अंतर्मन की चेतन क्रिया जो है वह क्रिया या कल्पना रूह की अभिव्यंजना है और क्रॉचे ने पार्थिव ज्ञान को ही अभिव्यंजना माना। उन्होंने बताया कि जब तक कलाकार अपनी कल्पना के द्वारा प्रकृति के रूप को नहीं संवारता, तब तक उस प्रकृति को सुंदर नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार सौंदर्य जो है वो आंतरिक है और क्रॉचे के अनुसार सौंदर्यानुभूति हमारे अंदर होती है और इसका ज्ञान हमें मन पर बने हुए चित्र के आधार पर होता है और यह मानस पटल से संबंधित है। इस प्रकार क्रॉचे ने अपने सौंदर्य संबंधी विचार हमें बताए, सहजानुभूति की व्याख्या उन्होंने की और इसके साथ साथ ही बताया कि कला क्या नहीं है, जिसमें कला नैतिक क्रिया नहीं है, कला धारणात्मक तथ्य नहीं है, कला भौतिकवादी तथ्य नहीं है और कला उपयोगितावादी कार्य नहीं है। कला जो है उसका सीधा संबंध अभिव्यंजना से है, हमारे मन से है। थैंक यू।